वेलकम एवरीवन। आज हम लोग नोएडा में स्थित आम्रपाली डेवलपर के इंसॉल्वेंसी के बारे में डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा बिल्डर था एक टाइम पे। आप नोएडा में कोई से भी लोकेशंस की बात कर लीजिए, सेंटर ऑफ नोएडा या नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सटेंशन, ऑलमोस्ट 30% टोटल नोएडा प्रॉपर्टी का लैंड इन लोगों के पास ही था। बहुत सारे डेवलपर ने इनसे लैंड परचेस किया था, बट कुछ इंसिडेंट हो गया जिसके वजह से इतने बड़े कंपनी को इंसॉल्वेंसी घोषित करना पड़ा और आज के इनके ओनर जेल में हैं। इस इंसॉल्वेंसी के अंदर हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। कैसे आम्रपाली जो इतना बड़ा डेवलपर था एक टाइम पे, अपना इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया और अपने सारे पैसा कस्टमर का एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया था। दूसरा, ये आम्रपाली का इंसॉल्वेंसी शुरुआत कैसे हुई थी और आज के दिन में कस्टमर का कंडीशंस क्या है, मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपका फ्यूचर क्या हो सकता है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। जुडिशियरी इसमें क्या क्या रोल प्ले किया है और इन टोटल प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, उसके पैसा कैसे अरेंज किया जाएगा। आज के दिन में हर्डल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम अभी भी है जो अगले 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये छोटा मोटा चीज़ चलता रहेगा, बट मान लीजिए एनबीसीसी ने टेक ओवर कर लिया और अगले 3 साल के अंदर, 3 से 3.5 साल के अंदर 44,000 फ्लैट का पोजीशन आ जाएगा। शुरू करते हैं। मेरा नाम जॉय गोपाल दास है। ये हमारा जॉय प्रॉपर्टी गाइड चैनल है जिसमें आप नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद एंड कोलकाता, इन 5 लोकेशंस की कोई भी प्रॉपर्टी का डिटेल्स चाहिए होगा, अपडेट चाहिए हो, basically we deal into all sorts of residential commercial property in this segment. You can call us on the given number or you can WhatsApp in the 8375864323। अब शुरू करने से पहले मैं आम्रपाली का लोकेशंस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कहाँ कहाँ इनका प्रोजेक्ट है। आप ये जो प्लान, मास्टर प्लान आप देख रहे हैं, ये बेसिकली टोटल नोएडा, ग्रेटर नोएडा इसमें समाया हुआ है। अब अगर दिस इज़ योर दिल्ली, दिस इज़ योर ग्रेटर नोएडा जो आप परी चौक के सराउंडिंग में देखते हैं आप, और दिस इज़ योर गाज़ियाबाद, ठीक है। अब ये तो सिर्फ नोएडा एनसीआर की बात किया है, इसके अलावा भी उनका राजस्थान में भी कुछ प्लॉट्स हैं, बिहार में भी बहुत सारे लोग, बेसिकली इनके जो मालिक हैं अनिल शर्मा, ये बिहार से बिलोंग करते थे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर बिहार या आसपास के स्टेट से भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ लोकेशंस वाइज। आप दिल्ली से सीधा इस तरफ आप कालिंदी कुंज रोड लेके सीधा आप मेन नोएडा क्रॉस करते हुए आप 130 मीटर होकर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन पोर्ट्रेड। अब ये है आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, इस तरफ आपका ये रोड सीधा जाके आगे मिला जाता है परी चौक की तरफ, ठीक है। अब ये जितना भी मार्किंग आप देख रहे हैं, आम्रपाली कैसल, सेक्टर 5 ग्रेटर नोएडा में, आम्रपाली प्रिंसली स्टेट, आम्रपाली जोडियाक, आम्रपाली प्लैटिनम। आप जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उनको तो पता होगा क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पेन है इसमें। घर मिलानी हर महीने किस्त कटते जा रहा है और ऑलमोस्ट 16-17 लाख का जो फ्लैट उन्होंने परचेज़ किया था, आज के दिन में वही कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 30-32 लाख रुपए हो चुका है, जो आज के प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है आसपास के प्रोजेक्ट के। तो अप्रिशिएशन का नाम पे ज़ीरो और साथ साथ कोई बेनिफिट उनको मिला नहीं सिवाय टेंशन के। ये आपका 2017 का सितंबर महीने का न्यूज़ है, जहाँ पे आम्रपाली सिलिकॉन सिटी फेसेस इंसॉल्वेंसी एक्शन। बेसिकली हुआ क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा से आम्रपाली ने लोन लिया था 55 करोड़, जिनका किस्त और मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों मिला के 97.30 CR हो चुका था, जिनका किस्त आम्रपाली नहीं दे पाया। अब इंसॉल्वेंसी के अंदर नियम ये है, 90 डेज़ के अंदर आपके अगर पैसा नहीं आता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है, या बिल्डर अपने कमिटमेंट से फेल होता है, तो यू हैव द राइट टू गो टू द NCLT एंड डिक्लेयर द बिल्डर इंसॉल्वेंट एंड यू कैन टेक योर मनी थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर चला गया, जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे टेंशन में आ गए, क्योंकि इंसॉल्वेंसी अंदर उस टाइम पे रूल बने नहीं थे जहाँ पे जो बायर्स है, बायर्स को डेवलपर हमेशा पार्टनर की तरह ट्रीट करते थे। मतलब अगर प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट, दैट मीन्स अगर प्रॉपर्टी आपने 13 लाख रुपए लिया और प्रॉपर्टी बढ़ के 36 लाख है, 30 लाख होता है तो आपका मुनाफा, बट लॉस होगा तो आप ही को बियर करना पड़ेगा। और ऐसे ही गवर्नमेंट का सोच था। बट
एक शख्स सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी, जिनके बदौलत ये आईबीसी के अंदर चेंजेस किया गया, क्योंकि उनका बहुत एक स्टर्न मैसेज था। उन्होंने क्लियर कट एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैसेज दिया था। वो मैसेज ये था, एंड यूजर्स वरी कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड साइटिंग टेक्निकल रीजंस। और इसी के बदौलत आईबीसी के अंदर चेंजेस किया गया, और वही चेंजेस आपका आईबीसी में कस्टमर्स को भी इंसॉल्वेंसी के अंदर लाने का प्रोविजंस लाया गया। अब इस जब प्रोविजंस आ चुका था 2016 में, जब आईबीसी आया, इसके बाद चेंजेस होके तो एक क्लॉज बीच में डाल दिया गया। अगर कोई बायर, मान लीजिए एक बायर है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और उसका बिल्डर से कोई दिक्कत है, तो वो अगर डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी बोर्ड के अंदर चला जाते हैं, मतलब एनसीएलटी के अंदर जाके कोई डेवलपर को मतलब इंसॉल्वेंट घोषित करने की कोशिश करता है, तो मान लीजिए पूरी दुनिया में शायद कोई सिंगल डेवलपर भी नहीं है जो प्रोजेक्ट बना पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली गिले शिकवे सबके होते हैं। बट तो इन्होंने कंसिडर ये कर दिया, टोटल प्रोजेक्ट का 10% ऑफ द टोटल कस्टमर या मिनिमम 100 कस्टमर, ये इन दोनों में से जो भी नंबर्स फुलफिल हो पाता है, उन नंबर्स जाके कोई डेवलपर के अगेंस्ट में शिकायत करता है जो ये प्रोजेक्ट बना नहीं पा रहा है, आपके इनको इंसॉल्वेंट घोषित करके इधर हमारे पैसा वापस दिलवाइए या प्रोजेक्ट फाइनल करवा दीजिए, तो एनसीएलटी इज बाउंड टू टेक दैट केस। अब जैसे ये चेंजेस हो गया, हर बैंक पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने ये कह दिया हमें पैसा वापस चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उन्होंने बैंक पे जमा किया, वही पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो और लोन देते हैं, दैट इज़ ट्रू। बट सुप्रीम कोर्ट के एक स्टर्न मैसेज बाकी पार्टनर्स को भी ये दे दिया, सबसे पहले प्रायोरिटी दिया गया था कस्टमर्स को, क्योंकि होम बायर्स का कंसर्न सबसे पहला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गया लोगों को पैसा इन्वेस्ट करते हुए, और ये कोई अमीर लोग नहीं थे, ये मिडिल क्लास सेगमेंट जो 50,000, 40,000, 30,000 रुपये कमाते हैं और उसी से एक अपना घर बसाने के लिए ईएमआई के थ्रू से लोन लेके किसी ना किसी तरीके से अपना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें घर में शिफ्ट हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत प्रॉम्प्टली इसको एक्शन लिया, और सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच बिठाया गया जिसमें यू ललित जी और अरुण मिश्रा जी, ये सुप्रीम कोर्ट का 2 जज हैं जो मिलकर ये केस की सुनवाई करते हैं, और आज तक ये फाइनल मोड पे लेके आए हैं। अब ये जो टोटल प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घोटाला आया, घोटाला आने से मैंने पहले 2-3 चीज़ आपको बता दूं। जैसे ये प्रोजेक्ट की दिक्कत सामने आया, तो उस टाइम पे आम्रपालिका प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया। इसके लिए एमएसटीसी को अपॉइंट किया गया था। एमएसटीसी स्टेट का बॉडी है जो आपका पूरा ये प्रोसेस को ऑक्शंस करते हैं। ये मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशंस इन एमएसटीसी का फुल फॉर्म है। तो इनका ऑलरेडी खुद का बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बने हुए थे, बहुत सारे लग्जरी कार थे जो ऑक्शंस करके इनके लिए पैसे जुटाने की काम किया। अब इन प्रोजेक्ट के सबसे मेन पार्ट पे आता हूँ, जो जेपी मॉर्गन ने प्ले किया था। हुआ क्या, आम्रपाली ग्रुप ने कस्टमर्स का पैसा दूसरी जगह में डाइवर्ट करने के लिए, मतलब फ्रॉड तरीके से अपना पैसा कमाने के लिए, उन्होंने शेल कंपनी बना दिया, अपने पियोन के नाम पे, अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने ऑफिस बॉयज़ के नाम पे कंपनी खोल दिया, और एक जेपी मॉर्गन और एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी रिथी, इनके साथ उन्होंने इलीगल एग्रीमेंट कर दिया, क्योंकि उनका अंदर का साठगांठ ये था, आम्रपाली का शेयर जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया। जेपी मॉर्गन न्यूयॉर्क के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है। उन्होंने आम्रपाली का शेयर खरीद लिया 84 करोड़ रुपीज़ में 2010 में, और बाद में आम्रपाली ने किया 140 करोड़ में कुछ टाइम के बाद वो शेयर फिर से बायबैक कर लिया, और बीच में जो प्रॉफिट हुआ था वो 75-25 में उन्होंने डाइवर्ट कर लिया था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को शक ये हुआ था, क्योंकि इतना सारा पैसा जो ऑलमोस्ट 44,000 कस्टमर्स का पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए में ये पैसा आया हुआ था, ये पैसा गया कहाँ। तो ये जब एक ऑडिट किया गया था, तो ऑडिट के थ्रू से ये कंप्लीट चीज़ें साथ में आया। आप सोचिए, एक पियोन है जो काम करते हैं, ऑफिस बॉयज़ है, उनको खुद के नाम पे पता नहीं, उसके नाम पे शायद करोड़ रुपए का संपत्ति पड़ा हुआ है, बट पेपर में साइन कर लिया था। तो किसी ना किसी तरीके से जैसे ही वो प्रॉपर्टी उन्होंने बायबैक कर लिया, वो पैसा अपने पास
चैनलाइज कर दिया। और ऑब्वियसली रियल एस्टेट में बी कॉम्पोनेंट का इन्वॉल्व होता ही है। इवन 500 के करीब ऐसे फ्लैट पाया गया जिसका पर स्क्वायर फीट रेट 1 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये मैक्सिमम था। तो मान लीजिए दो प्रीमियम प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसका आज के मार्केट कॉस्ट ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ तक भी है। सिलिकॉन सिटी का जो पेंट हाउस है वो समवेयर बिटवीन 3 से 3.5 करोड़ तक कॉस्ट करता है। तो ऐसे प्रीमियम प्रॉपर्टी 1 रुपये, मतलब मान लीजिए 3,000 रुपये में पेंट हाउस। तो ऐसे उन्होंने 500 प्रॉपर्टी का ऐसे डाइवर्ट कर दिया था पैसा, और वो पैसा अपना खुद ही खा गए। ठीक है, अब दिक्कत क्या आया इस जगह में, जैसे ये प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर किया, सारे चीज़ को फिनिश करने की कोशिश किया था, तब मेन प्रॉब्लम आया इनका पैसा कहाँ से जुटाया जाए। अब मान लीजिए 2012-14 के आसपास जिसका प्रोजेक्शन आना था, उनका लॉन्च ऑलमोस्ट 2008 के करीब हो गया था, 8-9 के करीब, और उन्होंने CLP पेमेंट प्लान में ऑलमोस्ट 95% पैसा इन नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर ले लेते थे। मतलब 3 ईयर्स क्या, 1.5 साल में स्ट्रक्चर के नाम पे ऑलमोस्ट 95% पैसा ले लेते थे। तो बचा गया क्या, ऑलमोस्ट 5%, 6% या 7%, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट बचा हुआ था। अब ये जब इस कंडीशंस में बट प्रोजेक्ट को बनाना है आज के दिन में, उसमें अच्छा खासा खर्च है। तो सुप्रीम कोर्ट ने SBI कैपिटल को बोला था इन्वेस्ट करने के लिए, इस जगह में पैसा लगाने के लिए, जो एक फंड होता है सरकार का, उस फंड से पैसा इस तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट की बात को उन्होंने मान तो लिया SBI कैपिटल ने, बट उन्होंने कहा वी विल टेक 12% इंटरेस्ट, क्योंकि आज जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं अलग अलग जगह में, उनके कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये बहुत हाई रिस्क वाला प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो पैसा तो ज़रूर देंगे, बस 6.5-12% के नीचे हम लोग नहीं दे पाएंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट को इनको मानना पड़ा, क्योंकि अगर SBI कैपिटल पैसा नहीं देते हैं तो प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो पाएगा। अब लास्ट में स्वामी नाम पे जो फंड क्रिएट किया गया था 25,000 करोड़ का, उन 25,000 करोड़ से 625 करोड़ रुपए बाद में ट्रांसफ़र किया गया SBI कैपिटल के द्वारा। तो दैट मीन्स आप मान लीजिए 3, और NBCC ने क्लियर कट ये मैसेज दे दिया सारे एंड यूजर्स को, आपके फ्लैट अगले 3-3.5 साल के अंदर तैयार हो जाएगा 100%। उनकी जिम्मेदारी वो खुद लिए हैं, और इनका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज के दिन में आम्रपाली के डिफरेंट साइट में ऑलमोस्ट 6,000 के करीब एम्प्लॉय काम करते हैं, और अगले 4 महीने के अंदर ये नंबर बढ़ा के 12,000 तक कर देंगे। तो दैट मीन्स उनका टारगेट है हर महीने 200 फ्लैट करके मिनिमम साइट में ये लोगों को दिया जाए। अब जैसे ये NBCC ने घोषणा किया फ्लैट बना के देंगे, बट दिक्कत क्या आ गया, आप मान लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने 30-70 प्लान में भी बेचा था। एग्जाम्पल के तौर पे आम्रपाली का एक प्रोजेक्ट है आम्रपाली हार्टबीट सिटी, ये 107 नोएडा के अंदर है। अब ये जो प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट तो बेचा था CLP पेमेंट प्लान में, बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने 30-70 पेमेंट प्लान में बेच दिया। मतलब 30% आप अभी दे दीजिए, 70% जब पोजीशन में देंगे तब दे दीजिएगा। तो जिन्होंने 30-70 में लिया था उनका तो बर्डन उतना गया नहीं, हालांकि दैट इज़ ऑल्सो ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट 70% जिनका बचा हुआ है, उन्होंने तो पहले सोचा अब GST के अंदर अगर आ गए तो वो ऑलमोस्ट 1 से 4-5% के अंदर आएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिया, आप लोगों को सर्विस टैक्स 3.5% के करीब आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत किया, आज जैसे GST के अंदर सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है, आज जैसे NBCC कुछ परचेज भी करेंगे, किसी सीमेंट रॉड कुछ भी परचेज करेंगे, उनको तो GST 18% ही लगेगा, क्योंकि वो GST के अंदर पे करेंगे। बट हमें क्यों ऐसे एक्स्ट्रा पे करने का वर्डन दिया जा रहा है? बट एनीवे अभी तक यही फिक्स किया गया। अगर कुछ चेंजेस आता है तो आई विल लेट यू नो इन फ्यूचर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो। बेसिकली 3 ग्रुप में उन्होंने बांट दिया। फर्स्ट फेज में आम्रपाली जोडियक जो सेक्टर 120 में है, आम्रपाली सफायर 1 और 2 सेक्टर 45 में है, सिलिकॉन सिटी, ये सिलिकॉन सिटी आपका सेक्टर 76 में, प्रिंसली एस्टेट, प्लैटिनम, टाइटेनियम, लेजर वैली विलास, ये एकदम इस कंडीशंस में है जिसमें और बिल्डर को मतलब NBCC को बहुत कम पैसा लगाना पड़ेगा और बहुत जल्दी इसका पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज में आ जाएगा। इनका डिलीवरी कब होगा? जनवरी 2021 से लेके जून 2021 के बीच में। तो मान लीजिए अगले 1 साल के अंदर इस जगह में जिन्होंने भी पैसा लगाया था, जिनकी छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से फंसा हुआ था, वो निकल जाएंगे। सेकेंड फेज क्या है आपका? अब इसमें उनको पैसा भी इसके अंदर अरेंज करके देना है, जो लोगों का पैसा भी बकाया है।
अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद एनबीसीसी ने बहुत एक सुनहरा ऑप्शंस निकाल दिया। इन्होंने कहा आपको पूरा पैसा इकट्ठा देने की ज़रूरत नहीं, आप टोटल मतलब मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का बकाया है जो एनबीसीसी को देना है, आप इनको 25% स्लैब में दे दीजिए, 25% का 4 स्लैब में, जो फेज़ 1 में आता है 25% करके 4 स्लैब में दे दीजिएगा, तो आपको उतना बर्डन भी नहीं आएगा और कस्टमर बहुत खुश हुए थे इसमें। ठीक है, अब सिलिकॉन सिटी, इसके बाद आपका ड्रीम वैली, सेंचुरियन पार्क, लोराइस पार्क, सेंचुरियन O2 वाले, ये आपका सेकेंड ग्रुप में, ये मिड सेगमेंट में ये पोजीशन आने में ऑलमोस्ट आपका 6 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में टाइम लगेगा। इन्होंने क्या कर दिया था, इन लोगों की सहूलियत करने के लिए 10% का इंस्टॉलमेंट बना दिया, 10 इंस्टॉलमेंट। तो ये भी बहुत एक अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए। और सेम गोज विद द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो बचा हुआ प्रॉपर्टी था, और उनमें भी टाइम ऑलमोस्ट लास्ट फेज में आएगा, 2022-23 तक आपका एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो आप मान लीजिए आम्रपाली में किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो अक्रॉस नोएडा एनसीआर में कहीं पे भी, वो सारे प्रॉपर्टी अगले 3 साल के अंदर पोजीशन मिल जाएंगे। अब पहली बात तो बना तो देंगे, बट उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, इनके जितने भी एसेट्स है पर्सनल या जेपी मॉर्गन इंडिया जिनका पैसा जिसमें शेल कंपनी के थ्रू से ट्रांसफ़र किया गया, ये जो घोटाले में शामिल है, उनको भी एसेट सीज किया गया है और उनका भी एसेट बेच के आम्रपाली के अंदर जगह लिया जाएगा। दूसरा 625 करोड़ रुपए स्पेशल विंडो फॉर अल्टरनेट मिड इनकम हाउसिंग फंड, ये जो 25 करोड़ का फंड बताया उन जगह से ऑलरेडी मिल चुका है। 3200 करोड़ रुपए अपना जो अलग अलग इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया था उनसे मिलने वाला है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 2-3 लाख रुपए करके इतना पैसा आ जाएगा? जी नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे आम्रपाली आदर्श आवास योजना, आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट का कुछ कुछ पोर्शंस उसमें आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। तो पूरे के पूरा आम्रपाली आदर्श आवास योजना में टोटल ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब उसमें से ऑलमोस्ट मान लीजिए अगर 2000 करोड़ भी मिल चुका है आम्रपाली को, उस जगह से ऑलमोस्ट 1,500-2,000 करोड़ में मिल जाएगा, बट बनाने में उतना खर्चा होगा भी। प्लस एक एनबीसीसी के पास एक अच्छा ऑप्शंस मिल गया जहाँ पे एसबीआई कैपिटल अपना पैसा इन्फ्यूज़ करने के लिए तैयार है, हालांकि वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स जो है या जो बैंक्स है वो भी अपना कॉन्फिडेंस मिलेंगे उनको इस जगह में इन्वेस्ट करने के लिए, शायद उनको भी 12% के करीब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े। और एनबीसीसी इन प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 8% प्रॉफिट मार्जिन में काम करेंगे, जो अपने आप पे एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी डेवलपर इतना बड़ा रिस्क लेके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में नहीं लगता अगर उनका रेवेन्यू मिनिमम 15% ना हो। ये था कंप्लीट एनालिसिस जो सिंपल भाषा में मैं आपको देने की कोशिश किया था। अगर आपको कोई भी इसमें डिटेल्स चाहिए होगा किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको